हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। आज के लेक्चर में लोग बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। इट्स अ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये कि ऐसा एक ऐसा टॉपिक है आपके क्लास 10th का जो रियल नंबर है चैप्टर, उसका एक ऐसा टॉपिक है जिसको एक बता पाना, मतलब उसको अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करें तो शब्द में जाया करना मुश्किल है। मतलब ये पूरे चैप्टर को, यही एक टॉपिक है, एक सिंगल टॉपिक है जो पूरे चैप्टर को अपने उठा कर रखे हुए है। उस पूरे चैप्टर का वो बेस है। इसी चैप्टर के इर्द गिर्द सारा टॉपिक घूम रहा है। जैसे ये चैप्टर रियल नंबर है, उसमें दो टॉपिक हमको पढ़ना है। एक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक एंड सेकंड वन इज प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी। हमारा एक वीडियो बन चुका है प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी में, जिसपे बेस्ट क्वेश्चंस कंफर्म है आना। एक फंडामेंटल थ्योरम अरिथमेटिक है, बाकी सब इर्द गिर्द इसके आसपास घूमते हैं। हमने पहले ही बातचीत कर चुके हैं, हम लोग पहले ही हमें बातचीत हुई हमारी कि रियल नंबर चैप्टर है ये 6 मार्क्स ऐसा कंटेंट है और 6 मार्क्स यही दो टॉपिक के आसपास घूमते रहता है। बात होती है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स है क्या। जैसे हमारा जो हर एक ह्यूमन नेचर जो होता है ना, ह्यूमन बींग्स, जैसे एक आदमी का जो यूनिकनेस जो होता है किसी भी इंसान का, तो उस इंसान का यूनिकनेस किस पे डिसाइडेड रहता है? डीएनए ऑफ दैट पर्सन। बोलते कि नहीं बोलते, हम बोलते हैं कि वो किसका बच्चा है, तो हम लोग बोलते हैं उसका डीएनए मैच करे उसके फादर से, उसके मदर से। इस तरह चीजें हम लोग बोलते हैं, अपनी नॉर्मल भाषा में लोग बातचीत करते हैं। तो अगर फंडामेंटल थ्योरम अरिथमेटिक्स की बात करें कि सारे नंबर का किसी एक नंबर का वो डीएनए, समझिए अगर उस सिंपल भाषा में बात करें तो जैसे हमारे हाथ का जो फिंगरप्रिंट्स होगा वो मेरे हैंड के लिए यूनिक होगा। तो ध्यान से, मेरे हाथ का जो फिंगरप्रिंट्स होगा मेरे हैंड का, वो मेरे हैंड के लिए, मेरे लिए यूनिक होगा। किसी और इंसान का उसका फिंगरप्रिंट उसके लिए यूनिक होगा। इसी प्रकार से किसी भी नंबर का जो फैक्टर होता है, कैसा फैक्टर? प्राइम फैक्टर। किसी भी नंबर का जो प्राइम फैक्टर होगा उस नंबर के लिए वो यूनिक होगा। यही वो कहना चाहता है। इसका पूरा फुल डेफिनेशन इसी बेस्ड है। किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टर, किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टर, नंबर कैसा होना चाहिए? वो नंबर होना चाहिए कंपोजिट नंबर। फॉर एवरी कंपोजिट नंबर the prime factor of every composite number is unique for that number irrespective of their order जैसे भी लिया जाए, किसी भी नंबर को, किसी भी कंपोजिट नंबर को अगर आप उसको स्प्लिट करते हैं, फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना चाहते हैं और ऐसे लिखना चाहते हैं केवल प्राइम नंबर यूज करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हमने कोई नंबर लिया, सर वो नंबर ले लिया हम 95, किसी को मन किया वो नंबर ले लिया वो 30, ठीक है, तो हमने इसको फैक्टर में लिखा। फैक्टर क्या होता है सर? तो वो सारे नंबर जिसके टेबल में ये नंबर आता है उसको हम लोग फैक्टर कहते हैं। फैक्टर क्या होता है? जिसके, वो जिस नंबर का फैक्टर निकाल रहे हैं, इसका मीनिंग ये होता है कि वो कौन कौन सा नंबर है जिसके टेबल में 95 आ रहा है, उसको हम लोग कहेंगे कि वो क्या है। तो एक तो कंफर्म हो जाइएगा सर, वो 1 और 95 डायरेक्ट है, मतलब 1 के टेबल में और 95 के टेबल में आता ही आता है। 1 के टेबल 95 आएगा 95 टाइम्स, 95 टेबल में आएगा 1 टाइम्स। उसके बाद और भी चीजें हैं कि 95 5 के टेबल में आ रहा है और 19 के टेबल में आ रहा है और किसी के टेबल में नहीं आ रहा है। लेकिन हमको बोला गया है कि प्राइम नंबर क्या होता है। तो प्राइम नंबर वो होता है जो खुद के टेबल में जाता है और अपने टेबल में जाता है। खुद के टेबल में प्राइम नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर जो खुद के टेबल में जाए और 1 के टेबल में जाए, ऐसा, दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। ठीक है, तो हमको 95 को ऐसे स्प्लिट करना है कि हमारा ऐसा रहे कि प्राइम फैक्टर बने और उस नंबर के लिए वो यूनिक होगा और किसी नंबर के लिए नहीं हो सकता ऐसा प्राइम नंबर। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ए इंटू बी हो सकता है, बी इंटू ए, उससे मतलब कुछ नहीं। वो प्राइम नंबर उसी नंबर के लिए यूनिक होगा। तो फंडामेंटल थ्योरम मैथमेटिक्स यही कहता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द यूनिकनेस ऑफ द प्राइम फैक्टर। उसको यूनिकनेस भी कहते हैं। मतलब किसी भी नंबर का अगर प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो उस नंबर के लिए वो क्या होगा? यूनिक होगा और किसी नंबर के लिए नहीं होगा। कहानी समझ में आ रहा है आपको? मतलब इसी पे हमारे आधारित है पूरा लेक्चर। जैसे हमारा हैंड है ना, इंसान, एक इंसान का फिंगरप्रिंट उस इंसान के लिए यूनिक होता है, उसी प्रकार से हर एक नंबर उस नंबर का वो डीएनए है। समझ लीजिए वो फैक्टर उस नंबर के लिए डीएनए की तरह बिहेव करेगा। जैसे मेरा डीएनए कुछ निकलेगा,
मैं कुछ रिपोर्ट्स आएगा जिसमें मेरा डीएनए का कुछ कुछ इंपॉर्टेंस दिया रहता है, निकलता है, हम लोग आइडिया कुछ है नहीं उसका, कुछ बायो का हम लोग है नहीं कुछ बहुत बड़े 30 मार्क का, हम लोग उसको आइडिया नहीं है। तो जैसे कुछ निकलता होगा रिपोर्ट जिससे वो डिसाइड करते हो कि ये डीएनए उससे इस इंसान का कुछ मैच कर रहा है। तो उसी प्रकार से हम किसी नंबर का क्या बताएंगे, क्या इंपॉर्टेंस दे सकते हैं, क्या उसका यूनिकनेस दे सकते हैं। तो हम ए कोई नंबर ए है दूसरा नंबर बी है, दोनों में डिस्टिंग्विश कैसे कर सकते हैं, तो सर इसका प्राइम फैक्टर कुछ और होगा, इसका प्राइम फैक्टर कुछ और होगा, और उस नंबर के लिए यूनिक होगा और वो किसी के लिए नहीं हो सकता है। वो पूरा प्राइम नंबर किसी और के लिए नहीं हो सकता है, ऐसा है। और पूरा आधारित इसी पे सर, खाली आप इतना चीज समझ जाइए। देखिए बहुत सारा वीडियो लेक्चर आपको मिलेगा जिसमें बोलते हैं कि 95 प्लस आपको आ जाएगा, ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा, इतना आसान बना दिया जाएगा, पेपर स्ट्रैटेजी बता दिया जाएगा, स्टडी स्ट्रैटेजी बता दिया जाएगा। बहुत सारे लेक्चर्स देखेंगे भी, पॉसिबिलिटीज है, आप देखेंगे कंफर्म रहिए। क्योंकि डर सबके अंदर में, डर के हिसाब से इंसान कार्य करता है। अब हमको डर रहेगा किसी काम करने से, मान लीजिए मेरे पेट में दर्द है, हमको डर है कि भाई कहीं मेरे पेट में कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, तो दवा खाएंगे। तो डर के कारण इंसान कार्य करता है, तो आप डरेंगे ही डरेंगे। जिसके मन में प्रेशर होता है पढ़ाई को लेकर, वो डर उसके मन में बड़ा रहता है, बनता ही बनता है, डर होना ही होना है, आपको डर होगा आपके। लेकिन एट द एंड आप जब उस डर से तभी बाहर निकल सकते हैं जब आप सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे। चाहे आप कितना भी स्ट्रैटेजी बना लीजिए, कोई भी आप टाइम प्लानिंग कर लीजिए, मतलब कैसे भी प्लानिंग कर लीजिए, लास्ट मिनट का, 1 घंटे का, 5 घंटे का प्लानिंग हो जाए, लेकिन वो तभी तक आपके लिए सफल है, सक्सेसफुल है, जब तक आप सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर लेते हैं। नहीं तो उसका कुछ इंपॉर्टेंस नहीं, कोई वैल्यूएशन नहीं। तो कितना भी कुछ भी कर लीजिए आप, 95 प्लस लाना का बहुत बड़ा। अगर हम टेंथ का सिलेबस की बात करें, अगर टेंथ का मैथ्स अगर आपको हार्ड लग रहा है सर, अगर टेंथ का मैथ्स इतना इजी है, टेंथ का सीबीएसई मोस्ट इजिएस्ट, ये मैं ही नहीं बोल रहा, बहुत बड़े बड़े लोग भी बोल गए हैं, अच्छे अच्छे टीचर साहब मिलेंगे अपन, ऐसे बहुत बड़े बात 30 मार्क खाने ही हम लोग, बहुत बड़े बड़े टीचर ही बोलते हैं ये बात को कि टेंथ का सिलेबस बहुत ईजी है सर, उसके बाद 11th पे जाइए और आपको थोड़ा सा मिलेगा, थोड़ा सा जैसा टेंथ का वो हार्ड लग रहा था, 11th को हजम होगा ही नहीं, आप डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो चीजें ऐसी है। तो कॉन्सेप्ट अगर आपने गेन कर लिया, अपने आप हर चीजों को अच्छी तरीके से ग्रैब कर पाएंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होने लगेगा, आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट होने लगेगा, आपको मजा आने लगे पढ़ने में। पढ़ाई में मजा तभी आता है जब आप सही से कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी कर लेते, कोई भी चीज हो जाए, किसी चीज की हम बात करें, कोई भी सब्जेक्ट की हम बात करें, एनी सब्जेक्ट, ठीक है। तो ध्यान से पढ़िए, केवल पढ़ाई में आप लगे रहिए। कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता, लास्ट मिनट एक्सरसाइज कुछ नहीं होता है कि लास्ट का 4 घंटा का वीडियो देख रहे हैं 4 एग्जाम देने की, उतना प्रेशर कहाँ किसी के पास है। इंसान सही से नींद लेके जाएगा कि, तो ये सब चीज नहीं करना है, अच्छे से पढ़ना है, अपने आप को रेडी कर लेना है एग्जाम से 1 मंथ पहले, 1 मंथ पहले। इतना स्ट्रेस लेके कोई पढ़ सकता है? स्ट्रेस लेके आज तक कोई कार्य नहीं कर सका। स्ट्रेस में कोई कार्य नहीं होता, स्ट्रेस में किया गया हर एक कार्य आपको असफलता के करीब लेके जाता है। कोई इंसान, आप कितना ही बड़ा बड़ा लेक्चर बना दिया जाए, मैराथन लेक्चर, ये लेक्चर वो लेक्चर, तो उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, नो इंपॉर्टेंस। समझ रहे हैं? तो कहने का तात्पर्य ये है कि थोड़ा सा पढ़िए। एट द एंड मेरा लेक्चर का मीनिंग यही था कि आप पढ़िए, आप केवल पढ़ के कोशिश कीजिए एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का। और इस लेक्चर में आपको कोई लास्ट मिनट एक स्ट्रैटेजी बताने का कोई इंपॉर्टेंस मेरा नहीं है। मेरा इंपॉर्टेंस इतना ही है कि आपको कनेक्ट करना है पढ़ाई के साथ में, कोशिश करना है सारे कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने का, और आपको उन सभी कॉन्सेप्ट से ज्यादा कनेक्ट करने का जो एग्जाम में पूछे गए हैं, और उसी के बेसिस में आपसे ये वीडियो लेक्चर बनाया गया, उसी को बेसिस को देखते हैं। ठीक है, जो सवाल आ रहे हैं और आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, अब हो सकता है कि ना भी आए। जैसे इस बार नीट के एग्जाम में कर दिया एनडीए वालों ने, ट्वेल्थ का पेपर, जैसे सीबीएसई नहीं बनाया, ट्वेल्थ का पेपर में बच्चों को प्रॉब्लम हो गया था फिजिक्स वाले में, तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है कि मैथ्स पेपर को भी टफ बना देगा। लेकिन ऐसा रहेगा, वो उस प्रॉब्लम को आप तभी झेल पाएंगे, उस प्रॉब्लम को सही से फेस तभी कर पाएंगे जब आपको पास कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होगा, आपको पता चल जाएगा कि फंडामेंटल थ्योरी मैथमेटिक्स कैसे लगता है। अगर आपको ये क्लियर नहीं हो पाया, आप केवल क्वेश्चंस को याद करके चले गए, तो आप कंफर्म रहिए कि नए क्वेश्चंस को डील नहीं कर पाइएगा। नए क्वेश्चंस को डील करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। चलो पहले ध्यान समझ लीजिए, ठीक है। आते हैं हम लोग अपने टॉपिक्स पे बिना भटके हुए।
तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहता क्या है? इट जस्ट अ डीएनए ऑफ द पर्टिकुलर नंबर, इट्स अ फिंगरप्रिंट ऑफ द पर्टिकुलर नंबर। किसी नंबर का वो डीएनए या, हम मेरी भाषा में, अपनी भाषा में बात कर रहे हैं, जैसे हम बोलते हैं डीएनए कह सकते हैं, या उसको कह सकते हैं क्या है वो, फिंगरप्रिंट्स। किसी इंसान के लिए वो यूनिक होता है, तो उसी प्रकार से किसी नंबर के लिए कुछ तो होगा, उस नंबर की यूनिकनेस को वो दर्शाएगा। तो उस यूनिकनेस को कौन दर्शाता है? तो उस नंबर का प्राइम फैक्टर। तो किसी भी नंबर का जो प्राइम फैक्टर निकलेगा वो उस नंबर के लिए यूनिक होगा, यही बताना चाहता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। ठीक है, इसी के तहत हम लोग कुछ कुछ एप्लीकेशन पढ़ते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स के बेसिस पे हम लोग कुछ कुछ चीजों को पढ़ते हैं, उसके कुछ एप्लीकेशन है, और पूरे एप्लीकेटिव क्वेश्चन पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, और एकदम इजीएस्ट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात, किसी भी नंबर का आप एचसीएफ निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं, तो हमारे पास एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए आपके पास दो दो मेथड है। ध्यान सुनिएगा मेरी बात को, एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए आपके पास दो दो मेथड है। एक मेथड हो गया आपके पास से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको ही आपको फॉलो करना है। एक और मेथड, इसको हम लोग कहते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। हम लोग को वो फॉलो नहीं करना है, बस चलो समझ रहे हैं? हम लोग को केवल फॉलो करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, क्योंकि हम पहले ही से स्टार्ट करते ही बोले आपको हम केवल प्राइम फैक्टर पे ही बात कर रहे हैं, तो लॉन्ग डिवीजन प्रयोग करना मुश्किल है बच्चा। यानी मुश्किल नहीं है, आप यूज कीजिएगा तो आप ही को परेशानी होगी। सही तरीके से और भी क्वेश्चंस में डील करने में प्रॉब्लम होगा, आपको एट द एंड प्राइम फैक्टर के पीछे भागना ही भागना होगा। तो हम लोग कोशिश करें क्यों ना स्टार्टिंग में ही उसको अच्छे से ग्रैब कर लें, और कंफर्म रहिए सवाल आएगा सर, कंफर्म। अगर एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, एक बार दिमाग में ये कॉन्सेप्ट बैठ गया, कभी निकलता नहीं, ऐसा ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलिए ध्यान सुनिएगा मेरी बात को। ठीक है, किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टर यूनिक होता है। अब सुनिए मेरी बात, अगर मान लीजिए कोई भी नंबर आपको हम दे दे, कोई दो नंबर आपको दे दे, उस दो नंबर का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। अब उस दो नंबर का प्राइम फैक्टर अगर आपने निकाल रहे हैं, उस प्राइम फैक्टर के बेसिस पे हमको निकालने सीखना है एचसीएफ एंड एलसीएम। आप प्राइम फैक्टर तो निकाल लेंगे, या फिर होता है कि फैक्टर ट्री भी होता है, तो फैक्टर ट्री बनाना कोई ठीक नहीं, वही फैक्टर प्राइम फैक्टर निकालना फैक्टर ट्री कहलाता है। ठीक है, तो किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो प्राइम नंबर्स को डिवाइड करना है, जितने भी प्राइम नंबर होंगे, और उसके सारे नंबर को हमको लिखना है, यही ऑर्डर है, उसको कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कोई नंबर लिख दिया सर, एक नंबर ले दिया 96 और दूसरा नंबर ले लिया 108, ये दो नंबर हम आपके सामने रख दिए। अब बोले इस दो नंबर का हमको निकालना है प्राइम फैक्टर। ठीक है, तो आइए 96 का निकाला जाए प्राइम फैक्टर। तो 96 का अगर प्राइम फैक्टर की बात करें तो कुछ ऐसे करके हम लोग निकालते थे, 2, 24, 2, 12, 6, 2, 3। मतलब यहां से 96 का, अच्छा एक हम लोग 108 का भी निकाल देते हैं, 2, 54, 27। ये हमारा हो गया फैक्टर। मतलब 96 का और 108 का हमने फैक्टर निकाला सर। तो 96 का फैक्टर निकला 5 टाइम 2, 2 इंटू 3। 108 का निकला है हमारे पास 2 इंटू 2 और 3 टाइम्स 3 में भी, हाँ 3 टाइम्स 3। ठीक है, और इसको अगर हम मान लीजिए पावर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो 96 को हम लोग कैसे लिखेंगे, 2 टाइम्स 2 टू द पावर 5 इंटू 3, और ये रहेगा मेरा 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। अब मेरे को निकालना है एचसीएफ एलसीएम, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, आपको बता रहे हैं तरीका, बताएंगे हम आसान तरीका कैसे निकालना है, और यही इसी को फॉलो करना है आप। कोशिश कीजिए कि इसी को फॉलो करना आसान तरीका है। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब हमको कॉमन लेना ही लेना है, लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है, या हाईएस्ट को थोड़ा सा हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हम लोग ये दोनों में से कॉमन फैक्टर लेंगे, लेकिन वो दोनों कॉमन फैक्टर जो भी रहेगा, जो दोनों में कॉमन फैक्टर रहेगा, वो दोनों का हम लोग लोवेस्ट पावर को कंसीडर करेंगे। एचसीएफ के लिए किसको कंसीडर करेंगे, एचसीएफ के लिए कॉमन फैक्टर लेंगे सर, कॉमन फैक्टर लेंगे। कॉमन फैक्टर तो लेंगे, बट
कंसीडर किसको करेंगे, कॉमन फैक्टर लेंगे बट कंसीडर करेंगे हम लोग लोवेस्ट पावर को, लोवेस्ट पावर हम लोग लेंगे, कॉमन फैक्टर ही दोनों नंबर का कॉमन फैक्टर को लेंगे बट कंसीडर करेंगे हम लोग किसको, लोवेस्ट पावर को। याद कर लीजिए, एनी हाउ इसको दिमाग में बैठा लीजिए। मतलब यहां से दोनों में कॉमन फैक्टर सर 2 है लेकिन लेंगे लोवेस्ट पावर को, तो 2 टू दी पावर 2 लेंगे। ये दोनों में कॉमन फैक्टर सर 3 है लेकिन लोवेस्ट पावर को लेंगे मतलब 3 लेंगे। कहानी क्लियर हो रहा है, फिर से आए क्या, 2 टू दी पावर 5 3 है, 2 टू दी पावर 2 और 3 है। हमको लेना सर लोवेस्ट पावर को है, लोवेस्ट पावर को लेना है लेकिन लोवेस्ट, अच्छा लोवेस्ट पावर को बोले, हाँ लोवेस्ट पावर को लेना है, दोनों में कॉमन फैक्टर को लेना है लेकिन अकॉर्डिंग टू द कंसीडर किसको करना है हमको, लोवेस्ट पावर को। तो लोवेस्ट पावर को ले लिए, तो ये हमारा हो जाएगा 4 × 3 12 मेरा हो गया। अगर एलसीएम की बात करें सर, एलसीएम की बात करें, अगर एलसीएम की बात करें तो एलसीएम के लिए क्या करना है, एलसीएम के लिए लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है ध्यान सुनिएगा, लोवेस्ट, सब लोवेस्ट हाईएस्ट से नहीं जाना है, डिसाइड नहीं होगा, जो हम बोल रहे हैं उसको डिसाइड करना है। कॉमन फैक्टर से लेंगे, कॉमन फैक्टर लेंगे, ठीक है, लेकिन हमको कंसीडर किसको करना है, लोवेस्ट पावर को। और इसमें मल्टीपल की बात किया है ना, इसमें मल्टीपल बात किया है ना, इसमें मल्टीपल की बात किया है ना, तो हाँ इसमें मल्टीपल लेंगे लेकिन मल्टीपल किसका लेंगे, हाईएस्ट पावर का मल्टीपल लेंगे, मल्टीपल्स ऑफ हाईएस्ट पावर, ठीक है। इसमें मल्टीपल ऑफ मल्टीपल, मल्टीपल ऑफ, मल्टीपल ऑफ हाईएस्ट पावर, जो दोनों में रहेगा हाईएस्ट पावर, कॉमन वाले में जितने भी, उसका मल्टीपल लेना है, जितना फैक्टर रहेगा हाईएस्ट पावर का फैक्टर लेना है, हाईएस्ट पावर जो रहेगा उसका फैक्टर जो भी रहेगा वो ले लेना है, जिससे 3 का पावर 3 है, 2 का पावर 5 है, तो इसमें हाईएस्ट पावर कंसिडर करना है, ठीक है। इसमें लेना है फैक्टर्स ऑफ हाईएस्ट पावर और मल्टीपल लेना है, कॉमन नहीं लेना है, ध्यान रखिएगा, इसमें कॉमन नहीं जाएगा, इसमें मल्टीपल में जाएगा, जो हाईएस्ट पावर रहेगा वो मल्टीपल में जाएगा, 2 टू दी पावर 5 3 टू दी पावर 3। अगर कोई मान लीजिए नंबर यहां पर और कोई नंबर निकलता, मान लीजिए 4 हो गई, मान लीजिए नंबर 7 निकल जाता, तो इसको भी लेते हम लोग, मल्टीपल लेना है हमको पावर का, तो 7 भी होता ना, देन इन दैट केस, यहां है नहीं तो नहीं लिए, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो यहां मल्टीपल लेना है हमको हाईएस्ट पावर का, तो यहां पर 2 टू दी पावर 5 और यहां हो जाएगा 3 टू दी पावर 3। कहां समझ पा रहे हैं, इजी है सर, ध्यान सुनिएगा तो बहुत इजी है। हमको मल्टीपल लेना है, हाईएस्ट पावर का मल्टीपल लेना है, जो हाईएस्ट पावर रहेगा उसका मल्टीपल लेना है, जो भी पावर गिवन रहेगा, और भी नंबर होते तो और लेते हैं, जैसे ये दोनों में कॉमन मेरा रहा, कॉमन मल्टीपल, लेकिन उसमें दोनों में से कॉमन में से हमको हाईएस्ट लेना है, हाईएस्ट, ये दोनों कॉमन हाईएस्ट, और कोई नंबर होता तो और लेते, जितना नंबर बच जाता, जो कॉमन पार्ट तो हम लोग ले लेते हाईएस्ट पावर, ठीक है। जैसे इसका सॉल्व करके क्या निकलता मेरे पास, तो ये 32 आ गया, ये 27 आ गया, तो इंटू करके जो आता हम लोग कर देते हैं, 27 2 54 का 4, 27 तो 81, 81 864, इजिली निकल गया। तो ये एचसीएफ एलसीएम निकालने का तरीका है, 2 नंबर रहे, 3 नंबर रहे, 4 नंबर रहे, एकदम पहले इसको अच्छे समझिए, पहले अपना बेसिस क्लियर कर लीजिए आप। अगर आपको बेसिस क्लियर हो गया, कोई एग्जाम टफेस्ट नहीं है सर, अगर ये बेसिक्स क्लियर हो गया, कैसे एचसीएफ निकलता है, कैसे एलसीएम निकलता है, सवाल जैसे भी घुमा के पूछ सकता है, कुछ भी पूछे, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा लगेगा तो जो बताइए, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा लगेगा ही नहीं, जो लगना है आपका भेजा लगना है। अब उस भेजे में भगवान ने भेजा भेजा है कि नहीं भेजा, वो आपको डिसाइड करना है, और उसको कैसे आप, भगवान तो भेजा ही होगा भेजा, आप उसको कैसे तरीके से एग्जीक्यूट कीजिएगा वो समझिए, बट कंसीडर द लोवेस्ट पावर, को ध्यान रखना है, इसमें लोवेस्ट पावर को लेना है, कॉमन लेना है, कॉमन लेना है दोनों में, लोवेस्ट पावर को, अगर कॉमन कोई नहीं आया तो उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, लेट्स टेक मान लीजिए पर कॉमन कुछ नहीं आया,
छोड़ देंगे। यहाँ कॉमन की बात नहीं की गई है, कोई कॉमन की बात नहीं की है, यहाँ पर मल्टीपल की बात की गई है। ध्यान रखिए, एलसीएम में हम लोग मल्टीपल की बात करते हैं, एचसीएफ में हम लोग फैक्टर की बात करते हैं, कॉमन फैक्टर की बात करते हैं। ठीक है, चलिए आगे सुनिएगा। अब इसी में एचसीएफ एलसीएम के लिए, एचसीएफ एलसीएम जब भी हम लोग निकालते हैं, उसी में एक हमारा रिलेशनशिप होता है दो नंबर के बीच में। दो नंबर के बीच में एचसीएफ एलसीएम के लिए एक रिलेशनशिप होता है। आपको थोड़ा बहुत ज्ञात होगा इसके बारे में, ऐसा नहीं पता होगा, बचपन में आप पढ़ के आते हैं इसके बारे में अच्छा से। कोई दो नंबर अगर आप केवल दो नंबर के लिए एप्लीकेबल है सर, तीन नंबर के लिए नहीं है, इसलिए कृपया करके इसको ना लगाएं। केवल दो नंबर के लिए ही एप्लीकेबल है। अगर तीन नंबर पार्टिसिपेट किया तो आप इसको यूज नहीं कर पाएंगे। अगर दो नंबर आपको पता है तो उन दो नंबर का जो एचसीएफ और एलसीएम होगा, कोई भी दो नंबर अगर पता है आपको, जैसे मान लीजिए कोई दो नंबर पॉजिटिव हम ले लिए ए और दूसरा पॉजिटिव नंबर हम ले लिए बी, ठीक है, तो जो इसका ए और बी का जो एचसीएफ निकलेगा, जो ये दो नंबर का एचसीएफ निकलेगा, एचसीएफ ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी इज ऑलवेज इक्वल टू ए इंटू बी, हमेशा इक्वल होगा ए इंटू बी के। ध्यान रखिए, दो नंबर का जो एचसीएफ निकलेगा, केवल दो नंबर, याद रखिए तीसरा नंबर अगर पार्टिसिपेट किया तो फिर ये एप्लीकेबल नहीं है, ये नहीं कि ए इंटू बी इंटू सी कर दिए, ऐसा नहीं है, ओनली फॉर टू नंबर्स। ठीक है, तो कोई दो नंबर का जो एचसीएफ निकलेगा, उसी दो नंबर का एलसीएम निकलेगा, जो उसका प्रोडक्ट होगा एचसीएफ और एलसीएम का, वो दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होगा। एकदम याद कर लीजिए और दिमाग में बैठा लीजिए, ऑलवेज। ठीक है, चलिए एक सवाल पे डिस्कस करते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे समझिए, हमने आपको दो नंबर दिया, लेट्स से मान लीजिए हम दो नंबर आपको दे दिए, ठीक है। अभी बात करते हैं, थोड़ा सवाल में डिस्कस करते हैं, ये सवाल डिस्कस करेंगे जरूर आपसे। देखिए सवाल ऐसा नहीं है कि झंडू बाम टाइप का सवाल है, ये सवाल बोर्ड्स में आया है, ठीक है। सुनिए क्या है, आपको दिया हुआ है कि दो नंबर है, टू नंबर्स, टू नंबर्स है, दो नंबर्स है, वो नंबर ए है और ये नंबर बी है, मान लीजिए ऐसे करके दिया है, और बोला है ये दो नंबर के बीच का रेशियो दिया हुआ है 2:3। ये दो नंबर के बीच का रेशियो कितना है, 2:3। अब बोल रहा है इस नंबर का जो एचसीएफ है, एचसीएफ, ये जो नंबर है उसका एचसीएफ, अच्छा एचसीएफ एलसीएम लीजिए ज्यादा अच्छा रहेगा। ये दो नंबर का बीच का जो एलसीएम है ना, एलसीएम जो है वो दिया हुआ है 180। आपको फाइंड करना है, फाइंड द एचसीएफ, आपको निकालना है एचसीएफ। ठीक है, वो एकदम इजीली चलेंगे, दो नंबर है, नंबर ए और बी है, रेशियो दिया हुआ, नंबर बारे में आइडिया नहीं है, ये नंबर क्या है, क्या उसका शॉर्टेस्ट सॉरी सिंपलेस्ट फॉर्म दिया हुआ है 2:3। तो एलसीएम दिया हुआ 180, हमको पूछना है एचसीएफ क्या, आप उसको कैसे डील करेंगे। तो सर हम लोग को पता है कि अगर कोई नंबर हमको रेशियो में दिया होता है तो हम लोग कुछ वेरिएबल फॉर्म उसको मान लेते हैं, मतलब किसी ना किसी तो मल्टीपल में होगा ना वो। जैसे मान लीजिए कोई नंबर होगा मेरा 18 और वो नंबर हो गया 12, तो ये पक्का नंबर कटा होगा सर 3 बार में, 2 बार में, तो किससे कटा है, 6 से, तो वो नंबर 6 से कटा है क्योंकि दिख रहा है नंबर ना, इसलिए अगर पता नहीं किस नंबर से कटा होगा तो हम उस नंबर को एक्स मान लेंगे, तब इसीलिए वो रेशियो टर्म में क्या करते हैं, एक्स मानते हैं। ठीक है, आइए, तो वो नंबर को हम लोग मान लिए क्या, एक्स के टर्म में, तो नंबर क्या हो सकता है सर सोचिए तो अगर हम इस नंबर को ए को कहें कि सर नंबर ए जो है 2x है और नंबर बी जो है वो 3x है, तो आपको कोई दिक्कत बात नहीं, दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। अगर अब आगे बात किया जाए तो ये दो नंबर को हम लोग सर लिख सकते हैं, ए कोई नंबर है तो सर लिखेंगे 2 × x और बी को लिखेंगे 3 × x। तो मेरे हिसाब से सर इसका एलसीएम निकलेगा, एलसीएम क्या निकलेगा, तो एलसीएम करने सर ने बताया कॉमन मल्टीपल्स ऑफ द नंबर, दोनों के बीच का कॉमन जो फैक्टर रहेगा उसका मल्टीपल लेना है, कॉमन मल्टीपल का, कॉमन फैक्टर का मल्टीपल लेना है। तो कॉमन फैक्टर ये दोनों में एक्स है और जो नंबर बच गया है तो ये भी है, तो मल्टीपल लेना है ना, फैक्टर से तो काम चलेगा नहीं, ये कॉमन ही केवल लेना है, मल्टीपल लेना है।
ठीक है, पहले हाईएस्ट पावर, तो दोनों में कॉमन का हाईएस्ट पावर मेरा एक्स है और कुछ कॉमन नहीं है, तो सर टू है और अगला थ्री है, तो एलसीएम हो गया सिक्स एक्स। कहानी समझ पा रहे हैं? ये निकला मेरा सिक्स एक्स। अब मेरे एलसीएम मेरे को गिवन है कितना है, तो एलसीएम सर 180, तो 180 डिवाइडेड बाय सिक्स इक्वल टू एक्स। सिक्स से ये निकल गया 30, मतलब वो एक्स जो नंबर है वो मेरा निकल गया 30। अब मेरे को यहां से निकाल सकते हैं, मेरे को पता है क्या है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू ए इंटू बी। तो एचसीएफ मेरे को पता है, एचसीएफ मेरे को क्या पता है, अच्छा एचसीएफ नहीं पता मेरे को, एचसीएफ तो निकालना था। एलसीएम पता है, एलसीएम पता है, हाँ एलसीएम पता है सर 180, नंबर ए इंटू बी, ए मेरा था 2x और बी मेरा था 3x। चलिए, तो एचसीएफ इक्वल टू 2 इंटू 30, 3 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 180। कितनों को दिक्कत हो रहा है, प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा बच्चा लोग? देखिए कुछ दिक्कत तो नहीं, फॉर्मूला में डाल दिया डायरेक्ट एक्स निकाल के। अब यहां से ये कट गया 30 से 6 बार में, 2 से 3 बार में, 3 से 3 खत्म, आंसर हो गया 30। वाह, जो नंबर एक्स निकला वही मेरा एचसीएफ भी था। आना भी सही है सर, दोनों में कॉमन फैक्टर में रही है, डायरेक्ट ही तो है, डायरेक्ट दिख रहा है। ठीक है, एक्स से तो मेरा यहां से अगर एचसीएफ निकालते हैं दोनों नंबर का तो एक्स आता है, कोई तो कॉमन फैक्टर है ही नहीं। ठीक है, अब ये तो बेसिक्स था, बात था, ये तो चीज थी बहुत बेसिक्स की बात है, ये हो गया कहानी। अब लेकिन बोर्ड ऐसा सवाल नहीं पूछ रहा है, सवाल पूछ कैसे रहा है मैं बता रहा हूं, सुनिए सुनिए, एकदम ऐसे करके सवाल पूछ रहा है ये। अब यहां से बात स्टार्ट हुई, कैसे, ये तो पूछ ही रहा है, ऐसे करके सवाल पूछ रहा है एमसीक्यू में वो। लेकिन इसके अलावा आपको कुछ और बात को भी याद रखना है, सुनिए ध्यान से, इन सभी बातों के अलावा आपको और भी बातों को याद रखना है, वो सब बात है क्या, इन सभी बातों के अलावा आपको और भी कुछ बातों को याद रखना है, वो बात है क्या। वन मेरा प्राइम नंबर नहीं है, याद रखिएगा, वन इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो सर स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, इन बातों को याद रखिए, कहीं लिख लीजिए, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, तो टू है। स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर क्या है, तो सर थ्री है। स्मॉलेस्ट इवन कॉम्पोजिट नंबर क्या है, इवन कॉम्पोजिट नंबर क्या है, तो ये स्मॉलेस्ट इवन कॉम्पोजिट नंबर हम लोग बोलेंगे फोर है। स्मॉलेस्ट ऑड कॉम्पोजिट नंबर क्या है, तो सर वो नाइन है। इन सभी बातों को याद रखें, बस इसको कृपया करके याद रखें, कैसे भी इसको याद कर लीजिए, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद करें। ठीक है, जैसे भी याद करना है इसको याद कर लीजिए। ठीक है, आइए अब आगे बात किया जाए। अब सवाल पूछ कैसे रहा है, अब इसको लिखवा तो दिए हैं। देखिए सवाल ऐसे पूछा है, 24 की बात बता रहा हूं, पूछा कैसा है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट ऑड नंबर, स्मॉलेस्ट ऑड कॉम्पोजिट नंबर। तो ऑड कॉम्पोजिट नंबर नाइन रहेगा, थ्री रहेगा, दोनों के बीच का एचसीएफ कितना होगा, थ्री होगा। दोनों बीच में एलसीएम कितना होगा, तो नाइन होगा। देखिए समझ पा रहे हैं, एकदम इजी है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो इस सब बात को याद है, जब आपको पता रहेगा तभी आप कर पाएंगे। ठीक है, आइए, तो सवाल ऐसे आ रहा है कि पी और क्यू दो नंबर है, पी और क्यू दो नंबर है, वो कुछ ऐसा दिया हुआ है, देखिए पी एंड क्यू आर टू पॉजिटिव नंबर, कोई दो पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, वो दो पॉजिटिव नंबर को पी के बारे में कुछ ऐसा आइडेंटिफिकेशन बोला है, ए थ्री है बी फोर है, और क्यू के बारे में बोल रहा है ए स्क्वायर बी सेवन, ऐसे करके बोला। बस मुझे ऐसे करके कुछ स्टोरी हम अपने से बना दिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब बोल रहा है यहां से बताइए सर, यहां से बताइए कि एचसीएफ क्या होगा या एलसीएम क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा और एलसीएम क्या होगा।
अब इसमें छोटा सवाल लिए, पहले हम छोटा सवाल लेंगे, सिर्फ 5 सवाल डिस्कस करेंगे इसी बेस, और ये कंफर्म रही बोर्ड्स में आ रहा है, 26 में भी आ रहा है, 2026 में भी आएगा, एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, कंफर्म रही। हर साल पूछ रहा है, फिर पूछेगा। पी एंड क्यू आर टू पॉजिटिव नंबर, इस पे बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। एक बार में कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, अगर आपको समझ में आ गया फंडामेंटल थ्योरी मैथमेटिक्स, तो फिर इसको क्लियर करने में समय नहीं लगेगा, तुरंत चुटकी बताते ही क्लियर हो जाएगा। तो P एक 3 B4 है, ए स्क्वायर B7 है। एचसीएफ के लिए सर ने क्या बताया, एचसीएफ के लिए याद कीजिए, एचसीएफ के लिए हमको लेना है कॉमन फैक्टर, कॉमन दोनों में कॉमन सर क्या है, तो ए कॉमन है, यहां पर बी कॉमन है, लेकिन एचसीएफ के लिए मेरे को चाहिए कॉमन फैक्टर विथ लिस्ट पावर, कॉमन फैक्टर विथ लिस्ट पावर, कॉमन फैक्टर विथ लिस्ट पावर, तो A2 कॉमन फैक्टर विथ लिस्ट पावर, ये मेरा हो गया एचसीएफ। एलसीएम के लिए क्या लेना है, कॉमन मल्टीपल फैक्टर का कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल होना चाहिए बट हाईएस्ट पावर, तो दोनों में हाईएस्ट पावर कौन है, तो हाईएस्ट पावर A3 कैरी कर रहा है, यहां पर A3 कैरी किया था, और यहां पर B7 हो गया आंसर। ये डायरेक्ट वाले सवाल हैं, डायरेक्ट ऐसा पूछा जा रहा है, अगर आता है तो वेल एंड गुड, अब तुरंत बना दिए एमसीक्यू में, 1 मार्क्स आपका आराम से आज ले सकते हैं। देखिए चैप्टर 6 मार्क्स का है, सही से स्टडी कीजिएगा सिस्टमेटिक वे से, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप 6 मार्क्स को पहले से जान रहे हैं, ये 6 मार्क्स आपको पहले से पता चल जाएगा, हर एक सब्जेक्ट में बता देंगे सर, आप सब्जेक्ट बोल रहे हर एक चैप्टर में, अगर आप सिस्टमेटिक वे से मेरे साथ साथ चलेंगे, आपको चैप्टर से पहले ही बता देंगे, आपको पता खुद चल जाएगा कि अरे ये तो करना ही करना है, ये आ रहा है, आपको लगेगा, और उससे ऊपर हट के नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। 6 मार्क्स है, यहां 1 मार्क्स का, ये कंफर्म रहिए, श्योर हो जाइए, या फिर इस पे बेस्ट पूछे, आपके हाथ का चीज बन जाएगा वो। ठीक है, सुनिए अगला क्या बोल देगा, अगला सवाल सुनिए, एकदम ऐसे ही है, इजी है, एक तो ये हो गया, दूसरा सुनिए सवाल क्या है। हाँ, ए कोई नंबर है, देखिए 4x³ और बी नंबर क्या है सर, बी है 6x² हमको पूछ रहा है द एलसीएम ऑफ ए एंड बी, एलसीएम पूछा है, चलिए एलसीएम ए एंड बी, क्या दिख रहा है आपको, तो सर 4 का तो दिख ही नहीं रहा, 4 को तोड़ा हुआ है ही नहीं है, हमको प्राइम फैक्टर चाहिए ना, याद कीजिए हमको प्राइम फैक्टर का पीछे भागना है, तो मेरे को प्राइम फैक्टर चाहिए थी, प्राइम फैक्टर में लिखा हुआ नहीं था, तुम तोड़ दिए, 2² x³ y², फिर 2 × 3 × x² y², तो अभी गुरुजी ने क्या बताया आपको, क्या बताया गुरुजी ने, याद कीजिए, सर ने क्या बताया कि मेरे को एलसीएम के लिए क्या चाहिए, सर कॉमन तो लेना है पहला काम, लेकिन लेना है मेरे को हाईएस्ट पावर, और लेना है मल्टीपल, बाकी सबका मल्टीपल रहेगा, पहले कॉमन वाले का लेंगे और बाकी जो बच जाएगा उसको लेंगे, तो सर ये दोनों में कॉमन, 2 और 2 में कॉमन विथ हाईएस्ट पावर ले लिए, तो हाईएस्ट पावर ये दोनों में कौन है सर, तो 2⁻² है, ले लिया अपन, दिक्कत हो रहा है क्या, जो बताएं वही कर, एलसीएम ऑफ ए एंड बी मेरे को क्या चाहिए, सर देना हमको क्या है, दोनों में कॉमन, कॉमन तो पहला पहला ही काम करना, दोनों में कॉमन मेरे को लेना है, और लेना है हाईएस्ट पावर, तो ये दोनों में देखिए 2 कॉमन, और लेना हमको हाईएस्ट पावर, तो हाईएस्ट पावर ले लिए। अब x और x³ और x² में कॉमन, x देखिए दोनों में कॉमन है, और लेना मेरे को हाईएस्ट पावर, ये हो गया x³, ये हो गया मेरा x³, उसके बाद सर y² दोनों तो कॉमन ही दिख रहा है, अब बच गया मेरे पास एक और नंबर है 3, ठीक है, कॉमन मल्टी, हमको कॉमन से मतलब है, कॉमन मेरा वही तक ज्यादा सीमित है, उसको जो नंबर बच गया उसको भी लेना है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर, यही आंसर है, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, 12x³ y², दिस इज द आंसर। चिंता का विषय, ये सवाल पूछा है कभी ना कभी, सवाल कभी ना कभी आया है, मैंने लिख के रखा है, सवाल कभी ना कभी आया है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, साथ मेरे उतारते भी जाइए, ये सब सवाल आया है, और फिर कोई ना कभी ये रहेगा रहेगा, ठीक है, आगे बढ़े।
अब और सवाल लेंगे सर, इसको पूरा खत्म करेंगे, इसको खत्म करना एनी हाउ, आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए ये चीज, टारगेट यही है सर मेरा, आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट बैठ जाना चाहिए, क्योंकि ये आ रहा है सर, कंफर्म रहिए, फिर आएगा। अब देखिए घुमाने की बारी आ गई इसकी, तो कैसे घुमाएगा वो घुमाता ऐसे है, बोलेगा नंबर कुछ ऐसा है, लो जेलो बाबू 16x³ yn, वाह। अब बी के बारे में बोलता है 32xk y, अकेले रखा है y को। उसके बाद बोलता है इसका एलसीएम निकाला है, वाह, एलसीएम निकाला ए और बी का, एलसीएम निकाल दिया, और एलसीएम निकालने के बाद बोला है कुछ ऐसा एलसीएम निकला है 2m इंटू x⁴, और यहां पर निकला है y का स्क्वायर, वाह, ठीक है। अब बोल रहा है भैया बताइए, फाइंड कीजिए m+n-k, जो भी बोले, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, फिर जो बोलना है तुम बोलो, हम रेडी है, सबको झेल लिया जाएगा, सबको झेल लिया जाएगा, जैसे भी दे दो, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बस, उसके बाद कुछ भी बोलो तुम। तो पहली बात सर ने बताया कि पहले मेरे को फैक्टर चाहिए, सबका प्राइम फैक्टर, तो 16 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 32 इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो मेरे को सब प्राइम नंबर में चाहिए मेरे को, तो 32 को मैं प्राइम नंबर में लिखूंगा। कैसे लिखना सर, तो a इक्वल टू 16 को लिखेंगे 2 का पावर 4, कितने लोग को हजम हो गया सर, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, क्लियर है। यहां पर आ गया मेरा x³, यहां पर आ गया मेरे को y⁴n। फिर b के बारे में सर कुछ ऐसा ही बोले, 2⁵ हो जाएगा, 32 है, जस्ट एक बढ़ेगा, x⁴k y का पावर 1 है, क्या बात, ठीक है। अब मैं यहां से दोनों को देख के थोड़ा ध्यान से, अब मैं आगे तभी बढ़ सकता हूं जब मैं देखूं किसको, एलसीएम को, ठीक है। तो हम एलसीएम निकालने की कोशिश करते हैं, और बी का बाद में बात किया जाएगा एलसीएम को, एलसीएम निकाला जाए ए और बी के बारे में, तो मेरे को देखना है पहले कि कॉमन, कॉमन देखिए 2 कॉमन, x कॉमन, मतलब कि और कोई मल्टीपल में जाए, कॉमन ही मल्टीपल में जाएगा, तो ये दोनों में 2 कॉमन है, हमको लेना हाईएस्ट पावर है, तो 2⁵ है। अब x⁴ है, और x⁴ ऐसे ऐसे करके दिया है, लेकिन सर हमको दे दिया है एचसीएफ के बारे में, देखिए ध्यान से, यहां से मेरे को दिक्कत यही था ना, बाकी जो भी नंबर यहां से डिसाइडेड होगा वो यहीं से डिसाइडेड होगा। अब देखिए 2⁵ है, और हमको आगे दे दिया है एचसीएफ, सॉरी एलसीएम क्या दिया है, x⁴ y⁴ 2, x⁴ y⁴ 2, हमको एचसीएफ में, एलसीएम में मेरे को यही तो नहीं पता था, और ये मेरे को ऊपर से दिख गया, ठीक है। अब मेरे को एलसीएम निकल गया, एलसीएम मेरे को निकल गया, अब मैं देखूंगा दोनों में कि यहां पर x⁴ है, यहां पर x⁴k है, और हमको जब भी हम लोग एलसीएम लेते थे हमको चाहिए हाईएस्ट पावर, तो पक्का यहां पर 3 है, तो यहां पर पक्का ज्यादा पावर होगा, क्योंकि मेरा 4 पार्टिसिपेट कर गया ना, तो पक्का यहां पर 4 होगा, मतलब k का वैल्यू कितना होगा, 4, यहां पर 1 है, और मेरे को n लिया गया है, 2 लिया गया है, मतलब n का वैल्यू कितना होगा सर, 2 है, और m का वैल्यू कितना है, तो सर 5 है। कैसे घुमाया देख रहे हैं, एक्स्ट्रा कुछ लग रहा है क्या, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है सर, तो ध्यान से देखिए, यहां 2 5 दोनों में कॉमन था, तो 5 मेरे को बना, बाकी दोनों दिया हुआ था, दोनों को लिख दिए। अब इससे हम m और n निकालेंगे, कैसे निकालेंगे सर, तो यहां पर 3 है, और मेरे को एलसीएम में 4 आ गया, मतलब पक्का ये 4 लिया होगा, क्योंकि वो हाईएस्ट पावर चाहता है। यहां पर मेरा 1 है, और मेरे को एलसीएम में 2 आ गया, मतलब पक्का यहां पर 2 होगा। आगे बढ़ा जाए तो मेरे को पूछा है m+n-k, m का वैल्यू कितना है सर, तो 5, n का वैल्यू कितना है 4, माइनस k का वैल्यू सर, n का वैल्यू 2 है, n का वैल्यू 2, और यहां पर हो गया 4, 5 to 7 - 4 इट्स 3, 3 इज द करेक्ट आंसर। ये तो एमसीक्यू का पार्ट है सर, कोई एक्स्ट्रा लगेज वाली बात ही नहीं है, एमसीक्यू के लिए हम बात कर रहे हैं, केवल एमसीक्यू का 1 मार्क्स के लिए इतना किया जा रहा है आपके लिए, छूटना एक भी नंबर नहीं चाहिए, एक एक नंबर मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, कहीं पर भी छोड़ना नहीं। तो ये 4 2 और ये 5, कहीं पर दिक्कत, ट्विस्ट कर दिया गया, और कुछ नहीं एक्स्ट्रा कुछ किया ही नहीं है, जो मेरे को कॉन्सेप्ट है उससे हटे कोई काम ही नहीं किया गया, ठीक है। आगे बढ़े, एक और सवाल लिया जाए,
ठीक है। अब वो सवाल है क्या, सुनिए ध्यान से। बोला है ए और बी, फिर वैसे ही है, ए P3Q4, बी P2Q3, और निकाला गया इसका एचसीएफ। चलिए एचसीएफ निकाला गया ए और बी का, और एचसीएफ का वैल्यू कुछ ऐसा आया है, PMQN। और एलसीएम निकाला गया, दोनों निकाला गया, एलसीएम निकाला गया ए और बी का, तो ये निकला है PRQS। और फाइंड करने बोला है M+N R+S। ठीक है, मेरे को M+N निकालना है और R+S निकालना है। कैसे निकाला जाए सर? तो जो बताया गया उसी से आगे बढ़ेंगे, देखा जाए क्या किया जा सकता है। जो बताया गया है उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा करना ही नहीं है। हम पहले एचसीएफ निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। एचसीएफ निकाला जाए, एलसीएम निकाला जाए। तो यहां से आप एचसीएफ के लिए क्या बोलिएगा सर? ए और बी के एचसीएफ के लिए क्या लिखिएगा यहाँ पर बताइए। एचसीएफ के लिए आप क्या लिखिएगा तो सर? एचसीएफ के लिए हम लोग लेते हैं लोएस्ट कॉमन फैक्टर विथ लोएस्ट पावर, तो यहां हो जाएगा P2, लोएस्ट पावर Q3। एलसीएम के लिए कॉमन मल्टीपल विथ हाईएस्ट पावर P3Q4। कहां दिक्कत हो रहा है? तो यहां से दोनों को कंपेयर किया जाएगा, तो m का वैल्यू कितना आ गया सर? m का वैल्यू 2 हो गया, n का वैल्यू 3 हो गया, r का वैल्यू 3 हो गया, s का वैल्यू डाल दिया जाए, तो ये हो गया 2+3, 3+4, 2+3 कितना हो गया 6, 3+4 7, अरे 2+3 5 होता है बाबा, क्या लिख रहे हो? 35, 2+3 6, 35 इज द करेक्ट आंसर। गलती हो गया बाबा, ये क्या कर दिए थे, ब्लंडरिंग। ठीक है, तो कहीं पर फंस रहे हैं, मतलब इससे ज्यादा ट्विस्ट करके नहीं दे सकता। और भी क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनाए हैं, कोशिश करेंगे आपको आपके साथ शेयर करेंगे जल्दी ही सारे क्वेश्चंस को। बहुत सारे क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस है जो खुद के द्वारा बनाया गया है मेरा, हो सकता है कि कोई भी टपक सकता है, तो ऐसे किया गया है। ठीक है, तो एक तो मेरा इस पे बेस्ट क्वेश्चन, बहुत चांसेस है कि एक एमसीक्यू में फिर से टपकेगा। अगला जो बनता है वो बनता है ऐसा है कि हम लोग डिसाइड करेंगे कि वो नंबर, कोई नंबर का जो पावर होगा, कोई भी नंबर का जो पावर होगा वो जीरो पे एंड करेगा कि नहीं करेगा। सेम उसी का एप्लीकेशन आइए इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। एक ये कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर कर लिए, अगला कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगला कॉन्सेप्ट कहता क्या है, ध्यान सुनिएगा। ये कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि मान लीजिए हमने कहा कि किसी भी नंबर का जो प्राइम फैक्टर होगा, प्राइम फैक्टर ऑफ एनी नंबर हैज हैव यूनिक यूनिक प्राइम फैक्टर। किसी भी नंबर का जो प्राइम फैक्टर होगा वो उसके लिए यूनिक होगा, उसी नंबर के लिए यूनिक होगा। प्राइम फैक्टर मत लिखिए यहां पर, यूनिक लिखिए बस। यूनिक होगा और किसी नंबर के लिए नहीं हो सकता, और किसी नंबर के लिए कुछ और निकल सकता है, उसका वही नंबर निकलेगा। जैसे 2 2 3, तो उसका पावर बदल जाएगा, लेकिन 2 2 3 ही केवल नहीं हो सकता, दो और एक बार आ सकता है, और किसी नंबर के लिए नहीं हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब सुनिए ध्यान से, हम कोई नंबर ले रहे, सुनिएगा 30। आपके पास देखिए, पहले नंबर लेते हैं 10, फिर लेते हैं 20, फिर लेते हैं 30। ऐसा नंबर से एंड करना जीरो पे, जैसे ले लिए कोई नंबर 90 ले लेते हैं, ऐसे ले लेते हैं छोटा सा नंबर। देखिए इसका फैक्टर क्या आ रहा है, इसका फैक्टर देखिए ध्यान से, इसका फैक्टर 2 और 5 आ रहा है, 2 2 5 आ रहा है। इसका फैक्टर देखिए 2 3 5 आ रहा है। इसका फैक्टर देखिए 2 5 3 और 3 हो रहा है। अब इन सभी नंबर में क्या कॉमन देख रहे हैं? इन सभी नंबर्स में आप कॉमन क्या देखते हैं? आपको क्या ऐसा लग रहा है कि सभी नंबर्स में है और वो मेरे को मांगता है, वो चाहिए ही चाहिए? अगर वो नहीं हुआ तो ऐसा नहीं होगा, तो कैसा होगा? तो समझने की का हेर फेरे में क्या बोलना चाहता हूं, मैं बोल रहा हूं कि कोई भी नंबर सर अगर जीरो पे एंड करता है, यही बदल रहा था कि 1 2 3 से 9 हो गया,
लेकिन जीरो तो बदला नहीं। अगर कोई भी नंबर से जीरो पे एंड करता है तो उसका फैक्टर जो होगा वो 2 और 5 होगा। ये कंफर्म रहिए सर। उसका जो फैक्टर होगा वो 2 और 5 होगा। उसका जो फैक्टर होगा सर वो क्या होगा? 2 और 5 होगा। उसका जो फैक्टर होगा वो 2 और 5 होगा। किसी भी नंबर का जो फैक्टर होगा वो 2 और 5 होगा। ये कंफर्म हो जाइए आप। अगर वो नंबर जीरो पे एंड कर रहा है तो उसका फैक्टर 2 और 5 चाहिए ही चाहिए। केवल 2 से काम नहीं चलेगा, केवल 5 से काम नहीं चलेगा। कोई भी नंबर अगर जीरो पे एंड कर रहा है, उसका कुछ भी पावर रहे, कुछ भी रहे, पावर से मतलब नहीं है जीरो पे एंड करने का। पावर से कोई संबंध नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। पावर कुछ भी हो सकता है। पावर कैन नॉट डिसाइड द नंबर एंड्स विथ एट व्हाट डिजिट। पावर से फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, फर्क तो पड़ता ही पड़ता है, लेकिन हम लोग को उससे कनेक्शन नहीं देखना। लेकिन वो जीरो से एंड करने के लिए पावर से कोई कनेक्शन नहीं है, तो हम लोग इसे समझ लेते हैं पहले अच्छे से। ठीक है, तो कोई भी नंबर अगर जीरो पे एंड करेगा तो यहां से हमने समझ गया, हम इस बात से पूरी तरीके से कनेक्ट हो गए हैं कि उसको दो फैक्टर चाहिए ही चाहिए। वो दो फैक्टर 2 और 5 चाहिए। कहानी क्लियर हो रहा है? तब बोलिए तो आगे बढ़ा जाएगा, मजा आ जाए। तो कोई भी नंबर जीरो पे एंड करेगा तो 2 और 5 मेरे को फैक्टर चाहिए। तो सवाल उठ के यहां सामने आता है, देखिए सवाल कैसे कैसे पूछा है। कोई भी नंबर या दो तरीके से सवाल पूछा जाता है, दो ही सवाल है जिसको बहुत बार घुमाया गया है। ठीक है, बहुत बार। टॉपिक को ध्यान समझ लीजिए। पहला बात पूछा है कि क्या 4 टू द पावर n और दूसरा 6 टू द पावर n। पूरी ये मतलब इंग्लिश का स्टेटमेंट लिखना है और कुछ एक्स्ट्रा नहीं। ठीक है, और सीबीएसई बोर्ड का हर एक बच्चों को स्टेटमेंट पता होता है, तब कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। ठीक है ना, पूरे वही लिखना है। सुनिए, अगर हम 4 टू द पावर n को तोड़े तो सर ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, 2 टू द पावर यहां पर। और इसको लिखे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 3 होल का पावर। इसको अंदर भेजे तो इसको ऐसे कर सकते हैं, 3 2 टू द पावर n। इसको भी तोड़े तो ऐसे बन सकता है 2 का पावर n, और ये हो सकता है 3 का पावर n। क्या समझे? अब यहां से 4 का पावर n है, 6 का पावर n है, और बोल रहा है n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर मतलब n कैसा नंबर बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर। मतलब किसी भी नेचुरल नंबर के लिए, अगर हम n का वैल्यू किसी भी नेचुरल नंबर के लिए 4 टू द पावर n नेवर एंड्स विथ डिजिट जीरो। ये आपको प्रूव करना है, ये आपको प्रूव करके दिखाना है, प्रूव दैट 4 टू द पावर n, फॉर n बिलोंग्स टू, फॉर n नेवर एंड्स विद डिजिट जीरो। मतलब 4 टू द पावर n कभी भी जीरो पे एंड नहीं करेगा। 6 टू द पावर n कभी भी जीरो पे एंड नहीं करेगा। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यहां पर 6n आ जाएगा। और सेम यही स्टोरी है। आर एस अग्रवाल खोलिए, एनसीईआरटी खोलिए, आपको दोनों सवाल देखने को मिलेगा। वीक सवाल डिस्कस करेंगे इसी बेस्ड। ध्यान सुनिएगा, ठीक है, पहले इसको क्लियर हो जाएगी। 6 टू द पावर n और 4 टू द पावर n कभी भी जीरो पे एंड नहीं करेगा, कभी भी। अब वो क्यों नहीं करेगा हम लोग जानते हैं, अभी हम सर ने बात किया। वी नो दैट, वी नो दैट द नंबर एंड्स विथ डिजिट जीरो मस्ट हैव द फैक्टर, सॉरी, प्राइम फैक्टर 2 and 5। अभी तुरंत आपसे बातचीत किए कि कोई भी नंबर जीरो पे तभी एंड कर सकता है जब उसका फैक्टर 2 and 5 होगा। और 2 और 5 के अलावा कोई और फैक्टर हुआ चलेगा, लेकिन 2 और 5 मेरे को चाहिए ही चाहिए। 3 भी चलेगा, 7 भी चलेगा, 8 भी चलेगा, 11 भी चलेगा। कोई और फैक्टर, 8 कैसे ले लिया हम, 7 11 ठीक था। 8 तो हमारा कॉम्पोजिट नंबर तो टू है, टू में। ठीक है, तो 2 के अलावा, लेकिन 2 और 5 मेरे को कंपलसरी है। 2 और 5 मेरे को चाहिए ही चाहिए। तो 2 और 5 मेरे को फैक्टर चाहिए। इसके अलावा कोई और रहा तो चलेगा, लेकिन ये दोनों नहीं रहेगा तो जीरो पे एंड नहीं करेगा। तो हमको पता चला कि कोई भी नंबर जीरो पे एंड करने के लिए मेरे को 2 और 5 चाहिए ही चाहिए। बट 4 टू द पावर n हैज
ओनली वन फैक्टर, टू। सो बाय द प्रिंसिपल बाय थ्योरम ऑफ, बाय फंडामेंट डायरेक्ट लिखना, एक्स्ट्रा इंग्लिश लिखना है। बाय फंडामेंटल, बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ arithmetic, by fundamental theorem of arithmetic, but every number every number has unique prime factors, has unique prime factor। मतलब किसी भी नंबर का जो प्राइम फैक्टर होता है वो यूनिक होता है, मतलब 4 टू द पावर n का, 4 टू द पावर n का जो प्राइम फैक्टर होगा वो केवल कितना होगा, 2 होगा, वो अपने आप नहीं आ सकता ना, हम जानते हैं। तो 5 कहां से आ जाएगा, 2 ही रहेगा। उसको कितना ही पावर दे देंगे, कुछ भी कर देंगे, उसका फैक्टर थोड़ी बदल जाएगा। फैक्टर उसके लिए यूनिक होता है, उसका वो फिंगरप्रिंट्स होता है, उसका वो डीएनए होता है। सब बता चुके आपको, वो बदल नहीं सकता। जब तक वो नंबर नहीं बदलेगा, बदलेगा ही नहीं। मतलब उसको जीरो पे एंड करने के उसको 5 फैक्टर चाहिए ही चाहिए, 2 से काम नहीं चलेगा। देयरफॉर 4 टू द पावर n नेवर एंड्स विथ 0। देख रहे हैं, इजली बन गया, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। ठीक है, आगे और भी सवाल है सर, अभी खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, एक और सवाल आपसे तो डिस्कस करते हैं, ठीक ना, सोचिएगा। अब किसी भी नंबर का, कोई भी नंबर अगर 5 पे एंड किया, कोई भी नंबर, ध्यान से मेरी बात, अगर कोई भी नंबर का 5 पे एंड किया ना, उसका फैक्टर पक्का 5 होगा। अगर कोई भी नंबर 5 पे एंड कर गया, उसका फैक्टर पक्का 5 निकलेगा, पक्का फैक्टर 5। अब मतलब फैक्टर अगर 5 रहा तो नंबर 5 पे एंड करेगा। क्या बात बोले सर, मतलब 2 और 5 रहेगा तो 0 पे एंड करेगा। यहां से एक चीज क्लियर है, मतलब कोई नंबर 2 और कोई भी नंबर का फैक्टर 2 और 5 निकल गया, सोचिए, दिमाग लगे मेरे बात को। कोई भी नंबर है, उसका फैक्टर 2 और 5 निकल गया, तो हम ये कंफर्म कर लेंगे कि वो कहां पर एंड करेगा, सर 0 पे एंड करेगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। दूसरी बात, अगर कोई भी नंबर का फैक्टर 2 नहीं रहा, मान लीजिए 3 है, 7 है, 8 है, 3 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, और लास्ट में 5 घुस गया, तो वो कंफर्म रहिए 110% उसका वो 5 पे एंड करेगा। ठीक है, कोई भी नंबर रहा, अगर उसका फैक्टर, अगर उसका फैक्टर 5 रहा, केवल 5, मतलब और भी नंबर हो सकते हैं, 5 2 नहीं, अगर 2 और 5 रहा तो 0 पे एंड करेगा, वो तो कंफर्म हो गया, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन 5 रहा तो 5 पे एंड करेगा। ठीक है, तो सवाल पूछा है, ये सवाल देखिए बड़ी बढ़िया लगा था हमको, इसे आपसे डिस्कस किया जाए आपके साथ में, मजा आया था सवाल को देख के। ये बोला है 5 का पावर n+1 ऐसे दिया हुआ है, बोल रहा है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n अगर नेचुरल नंबर है, n अगर नेचुरल नंबर है, तो ये हमेशा एंड करेगा, एंड्स विथ डिजिट 6। कहानी समझ में आ रहा है, बहुत इजी है सर। n बिलोंग्स टू, हाँ भी क्या बताया आपको, कोई भी नंबर का अगर फैक्टर, कोई भी नंबर का अगर प्राइम फैक्टर, अगर वो उस प्राइम फैक्टर में 5 इंक्लूडेड रहा, ठीक ना, 5 अगर इंक्लूडेड रहा उस फैक्टर में, तो कंफर्म कहां एंड करेगा, तो सर 5 पे एंड करेगा, किसी भी नंबर का। अब ले लीजिए ना, हम 75 ले लिए, तो उसका फैक्टर क्या निकलेगा, 3 5 5, मतलब 75 है, तो फैक्टर 5 है, ज्यादा ही 5 हो सकता है, 3 4 5 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं।
लेकिन अगर उसका फैक्टर 2 और 5 रहा तो 0, और उसका फैक्टर केवल 5 है, ओनली 5 कहीं पर देखने को मिला है उसके प्राइम फैक्टर में, तो पक्का 5 पे एंड किया होगा। तो मेरे को प्रूव करके दिखाना है कि 5 टू द पावर n+1 सर कहां पर एंड करेगा, एंड्स विद 6, 6 पे एंड करेगा। एग्जामिनर ये बोलना चाहता, कहेगा भैया ऐसा है। तो बोले अच्छा ये बात है, तो यहां से टीचर ने बताया है मेरे को, क्या बताया, कि इसका फैक्टर क्या निकलेगा, 5 टू द पावर n हैज फैक्टर 5, 5 टू द पावर n हैज फैक्टर 5, सो इट एंड्स विथ डिजिट 5। इसका फैक्टर 5 है तो कहां पर एंड करेगा, 5 पे करेगा, एंड करेगा ना, कंफर्म है। अगर उसका फैक्टर 5 है तो उसको एंड करेगा 5 पे। तो सर 5 टू द पावर n+1 कहां एंड करेगा, अगर ये एंड करेगा 5 पे तो लास्ट में 1 ऐड होगा तो 6 पे। कहां समझ में आ रहा है, बस इंग्लिश लिखना सेम ही चीज। वी नो दैट 5n हैज फैक्टर 5, so इट्स मीन इट्स 5, एवरी नंबर हैज यूनिक प्राइम फैक्टर, एक्स्ट्रा क्वेश्चन जाएगा। देयरफॉर 5 टू द पावर n+1 एंड्स विद 6। कोई भी नंबर रहे सर, हम n का वैल्यू 1 डाल के देख लेते हैं, 5 + 1 6 आ रहा है, 2 डाल के देख लीजिए 25 + 1 26 आ रहा है, 3 डाल दीजिए 125 + 1 126 आ रहा है, 4 डाल लीजिए 625 + 1 626 आ रहा है। तो कहीं पर फर्क पड़ा, नहीं पड़ा, पड़ेगा भी नहीं। ठीक है, ध्यान रखिए बहुत इजी है। अच्छा ये सवाल को अगर ऐसे बोल देता, मुझे तो एक चीज लग रहा है, अगर देखिए बुक में दिया हुआ है कि n बिलोंग्स टू, ऐसे करके दे दिया, हर साल यही पूछ रहा है, हर साल यही बोल रहा है, मतलब सवाल अगर पूछ रहा है तो यही इस तरह का ट्विस्ट करके पूछ रहा है, सीधा थोड़ा ट्विस्ट कर दे रहा है। तो हमको लगता है कि सर कहीं ऐसे पूछ दे कि 4 टू द पावर n है, n बिलोंग्स नेचुरल नंबर है, 4n नेवर एंड्स विद डिजिट, अगर ऐसे बोल दिया तो 5, तब आप क्या कीजिएगा, बोल दिया तो 6n नेवर एंड विद डिजिट 5, तब, हाँ सर नहीं एंड कर सकता, कि 5 के लिए एंड करने के लिए उसको 5 फैक्टर चाहिए, उसको 5 फैक्टर चाहिए, और 6 टू द पावर n का केवल 2 फैक्टर है, वो फैक्टर क्या है, तो फैक्टर 2 और 3 है। 4 के लिए फैक्टर क्या है सर, केवल 2 है, उसको 4 में एंड करने के लिए मेरे को वो चाहिए। समझ पा रहे हैं, है ना इस, ध्यान रखिएगा इस बात को। ये दोनों कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों कॉन्सेप्ट इस साल कंफर्म रहिए बोर्ड्स में टपक रहे हैं। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा, दिक्कत है, जरूर देखिए और कीजिए, मेहनत कीजिए, सब चीज पॉसिबल है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, आपके मेहनत सब चीज पॉसिबल है। ठीक है, ध्यान रखें। अगले लेक्चर में लोग बातचीत करेंगे इसी फंडामेंटल थ्योरम मैथमेटिक्स के, लेकिन हम लोग बात करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स, और उस वर्ड प्रॉब्लम्स को क्लियर करेंगे तब अच्छी तरीके से। और इन 2 लेक्चर में हम लोग पूरे फंडामेंटल थ्योरम मैथमेटिक्स और रियल नंबर के 6 नंबर को अपने हाथ में कर लेंगे, पूरा आपके हाथ में आ जाएगा रियल नंबर का फंडामेंटल थ्योरम मैथमेटिक्स, और प्रूफ रेशनलिटी से पूरा 6 नंबर आपको क्लियर दिखाई देगा कि मैं 6 नंबर ऑब्टेन कर पा रहा हूं या कर पा रही हूं। ठीक है, तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने माता पिता का सम्मान करते रहिए। बाय बाय, खुश रहिए।